Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Akhtar, sociology teacher at Filler Form. तो हम लोग का अभी यूनिट 4 चल रहा है और वही आज हम लोग करेंगे, उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। हम लोग 1 मिनट रुकते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम लोग शुरू करें। तब तक आप लोग क्लियर कर दीजिए कि वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। एक बार बता दें वॉइस पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। एक डिबेट हुआ था कुछ लोगों के बीच में, तो हम लोग देखेंगे अभी किन किन के बीच में हुआ था। वो डिबेट ये था कि जो अभी एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिस्ट है या मतलब पहले से ही एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटलिस्ट था या नहीं। ठीक, उस बेस पे एक डिबेट हुई थी। द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट इन इंडियन कल्चर is in a way an offshoot of the finding of firm management studies conducted in the mid 1950s। ठीक, तो ये फर्म मैनेजमेंट स्टडीज की एक जिसके बेस पे मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट हुआ था। स्कॉलर्स सच एज अशोक रुद्रा, उषा पटनायक, तो ये सब स्कॉलर्स जो है जो पार्टिसिपेट किए थे मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट में, उन सबके नाम है अशोक रुद्रा, उषा पटनायक। के लिए आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट से संबंधित नहीं है। ठीक, तो स्कॉलर सच एज अशोक रुद्रा, उषा पटनायक, परेश चट्टोपाध्याय और अमित भादुराई, निर्मल चंद्रा कंट्रीब्यूटेड टू दिस डिबेट। तो ये सब लोगों ने इस डिबेट में पार्ट लिया था। ठीक, इन सब लोगों ने इस बहस में पार्ट लिया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट में कौन कौन था, रीजन क्या था, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट का क्या रीजन था, क्यों ये मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट हुआ था। इन इंडिया द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट started with the question as to that the development of capitalism is in agriculture intent। मतलब कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर में आया, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस बात की डिबेट। भारत में उत्पादन के तरीकों पर बहस
इस सवाल के साथ शुरू हुई कि कृषि में पूंजीवाद का विकास क्या है। पूंजीवाद का अगर विकास है तो क्या है, किस तरह से विकास हुआ। इस बात की डिबेट थी और इस डिबेट में बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया। देयर वर टू अप्रोचेस टू दिस। अब इस डिबेट से दो अप्रोच निकले थे और वो दोनों अप्रोच क्या थे। फर्स्ट, डिड नॉट सी एनी क्वालिटेटिव difference in growth of capitalism, capitalist relations of production between colonial and post-colonial India, except for varying speed of transition. तो पहला जो था उसको कोई डिफरेंस नहीं लगता है पोस्ट कैपिटलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल और इंडिपेंडेंट इंडिया के कैपिटलिज्म में। बस वो ये कहते हैं कि ट्रांजिशन का जो स्पीड था वो थोड़ा अलग अलग है। पहले ट्रांजिशन का स्पीड स्लो था, अब ट्रांजिशन की स्पीड जो है वो हाई है। पहले औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद के भारत के बीच उत्पादन के पूंजीवाद संबंधों के विकास में कोई गुणात्मक अंतर नहीं देखा, सिवाय संक्रमण की अलग अलग गति। अलग अलग गति थी दोनों में। तब ये कैपिटलिज्म जो फैल रहा था वो उसकी स्पीड क्या थी, ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में यानी कि कॉलोनियल इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या डिफरेंसेस थे। तो जो कैपिटलिज्म की ग्रोथ थी वो सिर्फ ये फर्स्ट जो अप्रोच था उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो कैपिटलिज्म की ग्रोथ है वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले अलग थी और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अलग थी। ठीक, ये फर्स्ट अप्रोच था मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। और बाकी कोई इनको मतलब क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं लगता, बाकी कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं लगता है बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट। According to this viewpoint, the growth of wage-paid labor as part of the process of commercialization of agriculture was exploitative in nature. पहले अप्रोच का ये मानना था कि जो वेज लेबर का ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ वेज पेड लेबर एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। तो जो वेज लेबर का ग्रोथ था वो एक प्रोसेस के थ्रू था, जो कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है उसको ये कहते हैं कि एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था और ये वेज लेबर को एक्सप्लॉयट करते थे। ठीक, तो ये फर्स्ट अप्रोच का ये मानना था। इस दृष्टिकोण के अनुसार कृषि के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में वेतन प्रदत्त श्रम की वृद्धि प्रकृति में शोषण मतलब शोषण करने वाली। तो जो व्यवसायीकरण किया गया एग्रीकल्चर का वो शोषण शोषण करती थी किसका, श्रम्स का। जो एग्रीकल्चर के जो मतलब कृषि के श्रम्स थे उनका शोषण करती। The landlord-petty tenants relationship was interpreted as capitalist. लैंडलॉर्ड और पेटी टेनेंट्स की जो रिलेशनशिप थी वो क्या थी, कैपिटलिस्ट के तौर पे थी। वन इग्नोरिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड रेंट। जमींदार शुद्ध किराएदार संबंध की व्याख्या पूंजीपति के रूप में की गई जो लाभ और किराए के बीच में अंतर को अनदेखा करती। लाभ और किराए के बीच में जो अंतर है उसको अनदेखा करती। ठीक, मतलब ये नहीं देखते हैं कि कितना हम किराया ले रहे हैं और कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये सब नहीं देखता है। तो फर्स्ट अप्रोच ये था। सेकंड अप्रोच क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो द सेम ट्रेंड्स कंटिन्यू बट एज ए मच फास्टर रेट। सेम ट्रेंड हुआ, सेम ट्रेंड क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ लेकिन थोड़ा फास्टर रेट में हुआ। तो पहला जो अप्रोच है मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट का वो ये मानता है कि वेज लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और जो पेटी टेनेंट्स थे उनके किराए और प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं देखा जाता था। मतलब उनसे दबा के मतलब पैसे लिए जाते थे लेकिन उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है उनको और कितना वो किराया दे रहे हैं ये सबसे मतलब नहीं रहता था। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी ये सब हुआ लेकिन बहुत फास्टर रेट में हुआ। फास्टर रेट में मतलब
अभी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था लेकिन और तेजी से होने लगा। ठीक, इसको कहते, ये फर्स्ट अप्रोच था जो ये मानता था कि मतलब कोई क्वालिटेटिव डिफरेंसेस नहीं आए थे, बस इतना था कि जो स्पीड है ट्रांजिशन की वो डिफरेंस थी, पहले स्लोअर रेट की थी, अब फास्टर रेट की। आज़ादी के बाद भी यही प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन बहुत तेज गति से, लेकिन बहुत तेजी से, उसकी स्पीड हाई थी। नेक्स्ट, सेकंड अप्रोच का क्या मानना था? द सेकंड अप्रोच स्ट्रेस अ डेफिनिट qualitative difference between the colonial and post-independent process of the growth of capitalist production in agriculture। तो कैपिटलिस्ट का जो प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, ठीक, कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर जो था, वो सेकंड अप्रोच का ये मानना था कि पहले मतलब वो प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट में बहुत सारे क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट में जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में था उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। दूसरे दृष्टिकोण ने कृषि में पूंजीवादी उत्पादन के विकास की औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित गुणात्मक अंतर पर बल दिया। मतलब इन्होंने एक गुणात्मक अंतर देखा, कब? आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। क्या अंतर देखा था वो देखते हैं हम लोग। The colonial setup was revenue cum rent exploitative in nature, which lead to the pauperization of peasants rather than proletariat- proletariarization। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो रेवेन्यू कल्चर था, रेवेन्यू कम रेंट एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, रेवेन्यू कम रेंट एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, मतलब रेवेन्यू और रेंट दोनों के बेस पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक, औपनिवेशिक व्यवस्था राजस्व लगान प्रक्रिया की जिससे सर्वहाराकरण के बजाय किसानों को दरिद्र बना दिया। मतलब कि पॉपुलाइजेशन किसको कहते हैं? जब कोई किसान जो है वो ऊपर उठता है, मिडिल क्लास की तरफ आ रहा है। ठीक, मिडिल क्लास की तरफ आने के बजाय वो और भी दब गया। ठीक है, मिडिल क्लास पे आने के बजाय वो और दब गया। ठीक, प्रोलेटेरियाइजेशन हो गया। ठीक, पॉपुलाइजेशन के बजाय प्रोलेटेरियाइजेशन हो गया। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, रेवेन्यू कम रेंट एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। ये दूसरे अप्रोच का मानना था। पोस्ट इंडिपेंडेंट, अब पोस्ट, ये प्री इंडिपेंडेंट था, अब पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ था? दूसरे अप्रोच का क्या मानना था? पोस्ट इंडिपेंडेंट, इवन दो द एग्रेरियन स्ट्रक्चर carried this legacy in the form of underemployment and unemployment, the new economic environment initiated a new phase of agrarian accumulation। ठीक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट में क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा था, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा था? अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, या तो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं या अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट तो मतलब ये होता है द अनएबिलिटी टू फाइंड अ जॉब। ठीक, अगर आपको कोई जॉब ही नहीं मिल रही तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? द इनेबिलिटी टू फाइंड अ जॉब ऑफ देयर ओन कैपेसिटी। मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, अगर उस लेवल की जॉब उनको नहीं मिल रही है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर किसी ने, मान लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, ठीक, किसी ने पीजी किया है, इसका जो मतलब एम्प्लॉयमेंट इसको जो मिलना चाहिए था वो एक, या तो लेक्चरशिप मिलना चाहिए था, या मतलब किसी भी इंटर कॉलेज में जॉब मिलना चाहिए था इसको। ठीक, ये उसका होता एम्प्लॉयमेंट। ठीक, लेकिन ये क्या कर रहा है? किसी
प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है। ठीक। तो ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो कैपेसिटी है, उस बेस पे आपको अगर एम्प्लॉयमेंट ना मिल रहा हो तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट में जो एग्रीकल्चरल कैपिटलिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन तो किया, लेकिन किस फॉर्म में किया? अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बेस पे। आज़ादी के बाद भले ही कृषि संबंधित संरचना ने की इस विरासत की बेरोजगारी और बेरोजगारी के रूप में आगे बढ़ाया, इस विरासत को बेरोजगारी के रूप में आगे बढ़ाया। नए आर्थिक वातावरण ने कृषि संचय के एक नए चरण की शुरुआत। द न्यू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इनिशिएटेड अ न्यू फेज ऑफ एग्रेरियन एक्यूमुलेशन। एक नए तरीके से एग्रेरियन एक्यूमुलेशन शुरू हुआ। ठीक। ये था मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट का क्या मानना था, सेकंड का क्या मानना था और कौन कौन इसमें जो है शामिल थे, बस। उसके बाद आता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या होता है? Communalism preaches the follower of a particular religion to have hatred against the follower of other religion or community। ठीक। तो कम्युनलिज्म क्या होता है कि एक तरह का थॉट होता है, बिलीफ होता है, जिसमें एक रिलीजन का कोई पर्सन जो है वो दूसरे रिलीजन को अपने रिलीजन के मुकाबले में देखता है और अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है उस दूसरे रिलीजन से वो हैट्रेड रखता है, मतलब उससे दुश्मनी रखता है या उनके जो मानने वाले लोग हैं उनसे नफरत करता है। तो उसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। कम्युनलिज्म प्रीचेज द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन टू हैव hatred against the follower of the religious community। hatred रखना रिलीजियस कम्युनिटी के दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के फॉलोअर्स। ठीक है। अगर आप अपने रिलीजन को मान रहे हैं और दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? सोशलिज्म हो जाता है। ठीक है, आप अपने रिलीजन को मानिए, लेकिन आप दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और दूसरा जो मान रहा है उसको मानने दे रहे हैं। भाई क्या मतलब है? तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो मानिए। ठीक। तो अगर ऐसा है तो वो सोशलिज्म कहलाएगा, वो कम्युनलिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने रिलीजन को मान रहे हैं और इस हद तक मान रहे हैं कि आपको दूसरे रिलीजन से नफरत होने लगी, ठीक, इसको जो है कम्युनलिज्म कहा जाता है। सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म के अनुयायियों को अन्य धार्मिक समुदाय के अनुयायियों के प्रति घृणा रखने का उद्देश्य देती है। मतलब उसके प्रति दूसरे जो अनुयायी हैं, दूसरे धर्म के जो अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, उनके उनके प्रति जो है एक नफरत का माहौल बनाती है। सांप्रदायिकता इसी को कहा जाता है। इट अज्यूम्स दैट द फॉलोअर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन विल हैव कॉमन इंटरेस्ट दैट डिफर फ्रॉम अदर रिलीजन। मतलब ये मानते हैं कि हमारे रिलीजन में, हमारे रिलीजन के जो फॉलोअर हैं उनका इंटरेस्ट अलग है और जो दूसरे रिलीजन के फॉलोअर हैं उनका इंटरेस्ट अलग है। ठीक। तो इस बेस पे वो हेट्रेड पालने लगते हैं। मतलब हमारी जो चाहत है वो अलग है और दूसरे रिलीजन की जो चाहत है वो अलग है। तो इस बेस पे क्या करते हैं? वो नफरत पालने लगते हैं और उसी नफरत को क्या कहा जाता है? कम्युनलिज्म कहा जाता है। ये मानता है कि एक विशेष धर्म के अनुयायियों के समान हित होंगे जो अन्य धर्मों से भिन्न होंगे। मतलब कि एक धर्म के मानने वालों का जो हित होगा वो समान होगा, लेकिन जो दूसरे धर्म होंगे उनके जो अनुयायी हैं उनका जो हित है वो हमारे रिलीजन के हित से अलग होगा। इस तरह से ये मानते हैं। In essence, communalism is opposed to secularism and even humanism। तो कम्युनलिज्म अपोज करता है सेकुलरिज्म को और इवन ह्यूमनिज्म। ठीक। तो सेकुलरिज्म मैंने बताया कि अगर आप एक रिलीजन को मानते हैं और दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, या वही है लेट फॉलो एंड मतलब फॉलो करिए और फॉलो करने दीजिए, इस तरह से अगर है। ठीक। तो लेट लिव एंड
लेट अदर्स लिव। ठीक, इस तरह से अगर आपकी सोच है तो वो सेकुलरिज्म है, मतलब आप खुद जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। ठीक, तो कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म इसी को कहेंगे कि अगर आप अपने रिलीजन को मानते हैं और दूसरे रिलीजन से आपको कोई मतलब नहीं होता, या तो आपको कोई मतलब ना हो, कोई कुछ भी फॉलो कर रहा हो आपसे कोई मतलब नहीं है, या तो आप जो है दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो और जो दूसरे रिलीजन के मानने वाले हैं उनसे आप नफरत ना कर रहे हो, तो वो सेकुलरिज्म होता है। ठीक, वो निरपेक्षता कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है वो। ठीक है, अगर और ये जो है कम्युनलिज्म ये सेकुलरिज्म को अपोज करता है और उसके साथ साथ ह्यूमनिज्म को भी अपोज करता है, मानववाद को भी, ये मानववाद का भी विरोध करता है। मानववाद का विरोध कैसे करता है? एक ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे ह्यूमन जो है वो एक है। अगर आप किसी एक ह्यूमन के प्रति गिरवा रखते हैं या किसी एक ह्यूमन के प्रति आप हेट्रेड रखते हैं तो वो क्या है? अगेंस्ट ह्यूमनिज्म है। ठीक, ये कम्युनलिज्म जो है ये आपको फोर्स करता है कि आप जो है सेकुलरिज्म और ह्यूमनिज्म के अगेंस्ट हैं। वेरियस डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म, अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया है कम्युनलिज्म की। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा का जो कम्युनलिज्म था वो क्या था? कम्युनलिज्म इज द बिलीफ दैट बिकॉज a group of people following a particular religion they have common social political and economic interest। तो बिपिन चंद्रा कहते हैं कि कम्युनलिज्म क्या है? ये एक बिलीफ है जिसमें पीपल ये सोचते हैं कि जो एक रिलीजन के मानने वाले हैं उनका कॉमन सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। ठीक, वही है कि उनके इंटरेस्ट एक जैसे होते हैं। ठीक, सांप्रदायिकता ये विश्वास है कि लोगों के एक समूह एक विशेष धर्म का पालन करने के कारण उनके सामान्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित होते हैं। मतलब उनके जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित होते हैं वो समान होते हैं। जितने लोग उस रिलीजन के मानने वाले होते हैं, जितने लोग उस धर्म के मानने वाले होते हैं, सबके जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हित हैं वो एक जैसे हैं। ये बिपिन चंद्रा का कहना है कि कम्युनलिज्म इसी को कहा जाता है। और he further add that religious distinction is the fundamental distinction that overrides other distinction। वो आगे कहते हैं कि धार्मिक भेद मूल भेद है जो अन्य सभी भेदों का पर हावी हो जाता है। बहुत सारे भेद होते हैं आपस में लोगों में, लेकिन जो धर्म का भेद है वो सबसे मेन भेद होता है, सबसे मेन, तब सबसे मूलभूत भेद होता है। मूलभूत कहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कि रिलीजियस डिस्टिंक्शन जो है वो फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है जो ओवरराइड करता है दूसरे डिस्टिंक्शन। ठीक, दूसरे डिस्टिंक्शन को ओवरराइड करके ये जो रिलीजियस डिस्टिंक्शन होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। ठीक, वो आगे कहते हैं कि धार्मिक भेद मूलभूत भेद है। धार्मिक भेद जो है वो सबसे मेन भेद है जो अन्य सभी भेदों पर हावी हो जाता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन थी बिपिन चंद्रा की। नेक्स्ट, बिपिन चंद्रा हैज आउटलाइन 3 एलिमेंट ऑफ कम्युनलिज्म। तो इन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए कम्युनलिज्म के। 3 एलिमेंट्स किसको कहते हैं? पार्ट्स को। ठीक, बिपिन चंद्रा ने सांप्रदायिकता के 3 तत्वों को रेखांकित किया है। बिपिन चंद्रा ने सांप्रदायिकता के 3 तत्वों को रेखांकित किया है। कौन कौन से हैं 3 तत्व? Communalism is strong among those people who have common secular interests। कम्युनलिज्म उनमें स्ट्रांग है जिनके अंदर कॉमन सेकुलर इंटरेस्ट होता है, एक जैसा धर्म। सेकुलर धर्म निरपेक्ष तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, लेकिन एक जैसा इंटरेस्ट होता हो तो उस उनके बीच में कम्युनलिज्म ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक, सांप्रदायिकता उन लोगों में प्रबल है जिनके समान धर्मनिरपेक्ष हित होते हैं। ठीक, एक जैसे हित हो तो उनके बीच में, जैसे एक ग्रुप के हित जो है एक जैसे हों तो उनके अंदर कम्युनलिज्म है वो बहुत ज़्यादा होता है।
दूसरा क्या है, सेकुलर इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर डाइवर्जेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर। तो अलग अलग रिलीजन के जो सेकुलर इंटरेस्ट होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक, इन्होंने कहा है कि अलग अलग रिलीजन के जो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। विभिन्न धर्मों के हित अन्य धर्मों से भिन्न होते हैं। ठीक, अलग अलग धर्मों के हित और अन्य धर्मों से, दूसरे धर्म से अलग होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज आर डिफरेंट एंड होस्टाइल टू अदर्स। तो इंटरेस्ट जो है अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग होते हैं और दूसरों के लिए हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टाइल मतलब एक मतलब कि एक हेट्रेड वाला पार्ट बन जाता है। ठीक, विभिन्न समुदायों के हित भिन्न होते हैं और दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं। ठीक है, ये हाँ, भेद तो अलग होते हैं, समुदाय के भेद अलग होते हैं, लेकिन वो भेद अलग होने के साथ साथ दूसरे समुदाय के लिए वो एक शत्रु के तौर पे काम करते हैं। तो उसको जो है कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो ये तीन एलिमेंट्स थे बिपिन चंद्रा के कम्युनलिज्म में। नेक्स्ट डेफिनेशन है डी स्मिथ की। डी स्मिथ की नेक्स्ट डेफिनेशन है, डी स्मिथ की नेक्स्ट डेफिनेशन है, communalism as the function of religious communities in a way generally considered detrimental to the interests of other group of the nation as a whole। ठीक, तो सांप्रदायिकता एक तरह से धार्मिक समुदायों के कार्य के रूप में आमतौर पर अन्य समूहों या दूसरे राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक मानी जाती है। तो कम्युनलिज्म जो है एक रिलीजियस कम्युनिटी का एक फंक्शन है जो किसी भी राष्ट्र के लिए या दूसरे रिलीजन के लिए या दूसरे कम्युनिटी के लिए एक क्या कहेंगे, एक हेट्रेड का पार्ट यानी कि एक हार्मफुल माना जाता है। ठीक है, दूसरे कम्युनिटी, कम्युनलिज्म जो है डी स्मिथ कहते हैं कम्युनलिज्म जो है एक रिलीजियस फंक्शन है जो किसी भी कंट्री या दूसरे रिलीजन के लिए हार्मफुल होता है। ठीक, तो सांप्रदायिकता किसी एक धार्मिक समुदाय का कार्य है जो दूसरे धार्मिक समुदाय या देश के लिए हानिकारक होता है। ठीक, ये डी स्मिथ का मानना है। राम आहूजा, राम आहूजा का ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। राम आहूजा की डेफिनेशन पूछी जाती है क्योंकि राम आहूजा जो है वो बहुत फेमस थिंकर है। कम्युनलिज्म इज अ बिलीफ दैट इज कैरेक्टराइज्ड by strong antagonism practiced by the member of one community against the people of another community। तो कम्युनिज्म क्या है, जब एक एंटागोनिज्म प्रैक्टिस किया जाता है एक ग्रुप के मेंबर के जरिए दूसरे ग्रुप के मेंबर के लिए, दूसरे कम्युनिटी के लिए। ठीक है, दूसरे कम्युनिटी के मेंबर के लिए एक ग्रुप के मेंबर, कम्युनिटी के मेंबर के जरिए अगर एंटागोनिज्म हो, एंटागोनिज्म किसको कहते हैं, नफरत जिसको कहते हैं। एंटागोनिज्म मतलब नफरत। अगर एक ग्रुप, एक कम्युनिटी के ग्रुप में ग्रुप मेंबर का जो है एंटागोनिज्म दूसरे कम्युनिटी के ग्रुप मेंबर के साथ है तो वो जो है कम्युनलिज्म कहलाता है। ठीक, बता रहा हूँ मैं, डेफिनेशन पहले पढ़ लेता हूँ फिर बता रहा हूँ। सांप्रदायिकता एक ऐसा विश्वास है जो एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ प्रचलित मजबूत विरोध की विशेषता है। ठीक, अगर एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय के खिलाफ कोई भी नफरत रखता है तो उसको क्या कहेंगे, कम्युनलिज्म। ठीक, कम्युनलिज्म कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से कम्युनलिज्म का पूरा जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है। कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता जिसको कहते हैं वो ये है कि अगर आप किसी एक रिलीजन के मानने वाले हैं, ठीक है, एक रिलीजन के मानने वाले हैं
सपोज करिए आप एक्स रिलीजन के मानने वाले हैं, मैं यहाँ पे किसी रिलीजन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर गलत हो जाता है। ठीक, आप मान लिए एक्स रिलीजन के मानने वाले हैं और आप ये मान के बैठ गए अब कि आपका जो एक्स रिलीजन है वही बेस्ट है, ठीक है, और बाकी जो रिलीजन है वो इस एक्स रिलीजन के खिलाफ है। आप ये मान, पहले तो ये मानना, अगर आप अपने रिलीजन को अच्छा मान रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप दूसरे रिलीजन को बुरा मान रहे हैं और दूसरे धर्म या रिलीजन को आप ये मानते हैं कि वो हमारे रिलीजन के खिलाफ है और उसके खिलाफ आप लड़ते हैं या उसके खिलाफ एक नफरत पाल के रखते हैं दिल में, ठीक, उसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है, उसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। इसीलिए जो कम्युनल वायलेंस होते हैं वो दो रिलीजन के बीच में ही होते हैं। कम्युनल वायलेंस जो होते हैं वो दो रिलीजन के बीच में ही होते हैं, ठीक। बहुत सारे कम्युनल वायलेंस आप देख सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया कम्युनलिज्म क्या होता है? समझ में आया? कम्युनलिज्म वही होता है कि अगर आप एक रिलीजन को मानते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, किसी रिलीजन को अगर मानते हैं तो पहला पॉइंट ये होता है कि आप उस रिलीजन को क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये रिलीजन जो है बाकी रिलीजन से अच्छा है, इसलिए वो रिलीजन मानते हैं आप, ठीक। तो यहाँ तक मानना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। लेकिन आप जब ये मानने लगते हैं कि बाकी रिलीजन जो है आपके रिलीजन से खराब है और आपके रिलीजन के खिलाफ है, आप एक तरह की नफरत पालने लगते हैं दूसरे रिलीजन के लोगों के प्रति, तो वो क्या कहलाता है? वो कम्युनलिज्म कहलाता है। तो डिफरेंट डेफिनेशन है अलग अलग राम आहूजा की और ये सब, तो आपको बस खाली की पॉइंट याद रखना है। जैसे राम आहूजा का आप एंटोगोनिज्म याद रख सकते हैं, ऐसे मैंने बोला कि हर डेफिनेशन जो आपको याद रखना हो उसमें आप की पॉइंट याद रखिए बस, क्योंकि आप पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं याद कर सकते। अब यहाँ पे सेकुलर इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो जब भी बिपिन चंद्रा की डेफिनेशन होगी तो आपको खाली सेकुलर इंटरेस्ट की पॉइंट याद रखना है। और डी स्मिथ की बात होगी तो आपको क्या याद रखना है, इसमें देख लीजिए क्या हो सकता है। फंक्शन ऑफ रिलीजन भी याद रख सकते हैं, कुछ भी की पॉइंट मतलब हो सकता है, एक कोई एक पॉइंट आप याद रखिए जो बाकी डेफिनेशन में नहीं है, तो वो आपका की पॉइंट हो जाएगा और आपको मतलब पूरी डेफिनेशन नहीं याद रखनी है। राम आहूजा का एंटोगोनिज्म बेस्ट है की पॉइंट के लिए। उसके बाद परबा दीक्षित, अकॉर्डिंग टू परबा दीक्षित, communalism is a political doctrine that makes use of religious and cultural differences to garner political gain। तो मेन जो डेफिनेशन है वो परबा दीक्षित ने दिया है कम्युनलिज्म की। तो डेफिनेशन नहीं याद रखना है सृष्टि, अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद होती, मैंने शुरू से, जब से मैंने क्लास लेना शुरू किया है तभी से मैंने बोला कि आपको कोई चीज रटना नहीं है और आपको कुछ याद नहीं करना है, बस आपको की पॉइंट याद रखना है। राम आहूजा की कम्युनलिज्म के डेफिनेशन में आपको एंटागोनिज्म याद रखना है। एंटागोनिज्म याद है तो आपको अगर मतलब किसी भी कम्युनलिज्म की डेफिनेशन दिया और ये पूछ लिया कि ये किसके अकॉर्डिंग है, तो आपको अगर एंटागोनिज्म दिख रहा है तो आप राम आहूजा की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, मतलब ट्रिक से याद करना है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरी पूरी डेफिनेशन आपको रट लेना है, ठीक। तो परबा दीक्षित क्या कहती है, ये कम्युनलिज्म जो है वो रिलीजन के बीच में नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन मतलब पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसको यूज करती हैं एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाकर और पॉलिटिकल गेन इकट्ठा करती हैं, ठीक है। परबा दीक्षित का ये मानना है कम्युनलिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट मेक्स यूज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस। मतलब चूंकि पॉलिटिक जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पर्सन जो होता है उसको ये पता होता है कि रिलीजन का डिफरेंसेस है इंडिया में, और मतलब या कहीं पे भी जहाँ पे भी हो रिलीजन का डिफरेंस है और कल्चर का डिफरेंस है, तो या तो वो रिलीजन के बेस पे लड़ाएगा या कल्चर के बेस पे लड़ाएगा, ठीक, पॉलिटिकल गेन के लिए। इस तरह से कम्युनलिज्म परवा दीक्षित ने डिफाइन किया है। तो आपको यहाँ पे जो की पॉइंट याद रखना है वो पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन याद रखना है, तो पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन याद रख सकते हैं बस।
तो परवा दीक्षित का ये मानना था कि ये पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है और पॉलिटिकल पर्सन जो है वो पॉलिटिशियन जो है वो इसका यूज कर कर अपना पॉलिटिकल गेन लेते हैं। ठीक? परवा दीक्षित के अनुसार सांप्रदायिकता एक राजनीतिक सिद्धांत है जो राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का उपयोग करता है। ठीक, तो ये आ, राजनीतिक लाभ है, तो इसमें भी आप की पॉइंट राजनीतिक लाभ याद रख सकते हैं। ये एक राजनीतिक लाभ है जिसमें राजनेता क्या करते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का फायदा उठाकर और अपनी राजनीति में फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो परवा दीक्षित का सिंपल यही मानना था कि ये राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें राजनेता क्या करता है, दो रिलीजन को लड़ाकर या दो कल्चर के बीच में एंटेगोनिज्म यानी कि दो कल्चर के बीच में या दो धर्म या दो संस्कृति के बीच में मतभेद कराकर अपना राजनीतिक फायदा उठाते हैं। मेन जो डेफिनेशन है कम्युनलिज्म की, वो अक्सर डेफिनेशन जो है वो टीके उमेन की पूछी जाती है, क्योंकि टीके उमेन ने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया है और टीके उमेन ने 6 डायमेंशन दिए हैं कम्युनलिज्म। तो ये 6 डायमेंशन कम्युनलिज्म के बहुत बार आते हैं एग्जाम में। 6 डायमेंशन जो कम्युनलिज्म के टीके उमेन ने दिया था, ये बहुत बार आते हैं। ठीक, अभी सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस जो हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उसमें टीके उमेन का लेक्चर था, तो जो भी लोग गए होंगे सुने होंगे उनको। टीके उमेन, a famous sociologist, has suggested that there are 6 dimensions of communalism. These are, टीके उमेन ने कहा था क्या सृष्टि, क्या पूछना चाह रही हैं बताइए। क्या है मतलब, जो नहीं समझ में आ रहा बताइए, कि उसको डिफाइन करते हैं। टीके उमेन of famous sociologists have suggested that there are 6 dimensions of communism. हाँ, आगे मैंने दिया मेंशन किया है 6 डायमेंशन। ठीक है, तो टीके उमेन ने 6 डायमेंशन दिए हैं कम्युनलिज्म के। ठीक, टीके प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सुझाव दिया है सांप्रदायिकता के 6 आयाम हैं। ठीक है, जिन्होंने कहा है कि सांप्रदायिकता के 6 आयाम हैं। तो पहला जो है वो पहला जो इनका डायमेंशन है वो क्या है, असिमिलेशनिस्ट है। असिमिलेशनिस्ट या कम्युनिस्ट या कम्युनलिज्म। ठीक है, तो पहला आपको ये याद रखना है, असिमिलेशन के बेस पे होता है या कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म। पहला जो है जो उनका है असिमिलेशनिस्ट या कम्युनिस्ट। अंडर दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म स्मॉल रिलीजियस ग्रुप आर असिमिलेटेड इनटू बिग रिलीजियस ग्रुप। इस कम्युनलिज्म में क्या है, एक स्मॉल रिलीजियस ग्रुप को बिग रिलीजियस ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह का एक कम्युनलिज्म होता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का अगर कम्युनलिज्म हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि आप छोटे छोटे ग्रुप को अपने रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं, मतलब एक नफरत नहीं रख रहे हैं, लेकिन आप जो है छोटे छोटे ग्रुप को अपने रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं ताकि आपके रिलीजन की स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत हो। जैसे कि इंडिया में जो है, जो सिख हैं, बौद्ध हैं, सिख कम्युनिटी को जो है हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है, तो ये क्या है, असिमिलेशनिस्ट है। हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है, ये असिमिलेशनिस्ट है।
इस तरह का कम्युनलिज्म जो है ये टीके उमन के अकॉर्डिंग जो है वो असिमिलेशनिस्ट है, जिसमें आप छोटे ग्रुप को, छोटे रिलीजियस ग्रुप को हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे कि सिख। ठीक, तो किसी भी बड़े रिलीजन के साथ आप जोड़ते हैं छोटे रिलीजियस ग्रुप को, तो उसको कहा जाता है असिमिलेशनिस्ट, या हिंदी में जो है वो आत्मसातवादी, आत्मसातवादी या साम्यवादी। इस प्रकार की सांप्रदायिकता के अंतर्गत छोटे धार्मिक समूह को बड़े धर्मों के समूह में आत्मसात कर दिया जाता है। ठीक, सो छोटे जो धर्म के ग्रुप होते हैं, छोटे धर्म के जो समूह होते हैं, उनको बड़े धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे सिख का एग्जांपल दिया मैंने, सिख को हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। सिख हैं, बौद्ध हैं, इन सबको हिंदू रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उसी से ओरिजिनेटेड हुए, इसीलिए उनके साथ जोड़ा जाता है। और जोड़ा क्यों जाता है, अगर जोड़ा जा रहा है तो इसको कम्युनलिज्म क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जोड़ते ही इसलिए हैं कि उनके जो रिलीजन की स्ट्रेंथ है वो मजबूत है। ठीक, उनकी जो रिलीजन की ताकत है, उनके जो धर्म की ताकत है वो मजबूत हो, इसलिए जोड़ा जाता है। ठीक, इस टाइप का अगर कम्युनलिज्म है तो उसको टीके उमन ने असिमिलेशनिस्ट कहा है। वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म, वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म emphasis is placed on the welfare for the particular community। इसमें क्या होता है कि वेलफेयरिस्ट कम्युनिज्म में क्या होता है कि एक रिलीजन के लोग जो है वो सिर्फ अपने रिलीजन के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक, अपने रिलीजन के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ठीक, इस प्रकार की सांप्रदायिकता में समुदाय विशेष के कल्याण पर बल दिया जाता है। जैसे अगर कोई मुस्लिम है, तो मान लेते हैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलते वक्त दो तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। एक तो वो क्या कर सकता है, एक ये क्या कर सकता है कि एक कॉमन जो है एजुकेशन सेंटर खोल दे, कॉमन एजुकेशन सेंटर जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रिलीजन के लोग आके पढ़ सकते हैं। ठीक, और दूसरा क्या कर रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा कम्युनलिज्म है, तो उसने क्या क्या किया कि मतलब सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, तो इसने क्या किया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोल दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अलाउड है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन फिर भी मतलब एक तरह का आप एक ही अपने ही रिलीजन के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी एक तरह का कम्युनलिज्म है टीके उमन के मुताबिक। ठीक है, लेकिन टीके उमन ने कहा था कि पहले जो दो तीन तरह के जो कम्युनलिज्म है वो उससे कोई हार्म नहीं होता है सोसाइटी को। एक जो और है रिट्रेटिस्ट कम्युनलिज्म है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म स्मॉल रिलीजियस कम्युनिटी कीप इटसेल्फ अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल रिलेटेड एक्टिविटी। सो रिट्रेटिस्ट कम्युनलिज्म में क्या होता है कि जो रिलीजियस ग्रुप है, जो रिलीजियस ग्रुप है वो अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखता है, अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखता है। जैसे आप इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें, इंडियन पॉलिटिक्स में जो मेजर रिलीजन है वो हिंदू और मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम ही रिलीजन पाए जाते हैं और कोई रिलीजन नहीं पाया जाता। ठीक, जैनिज्म कभी भी आपको नहीं दिखेगा ठीक पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा लेते वक्त, या पॉलिटिकल जो फंक्शन है या पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये एक तरह के रिट्रेटिस्ट कम्युनलिज्म है कि ये पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखते हैं। ये तीन तरह का जो कम्युनलिज्म था, असिमिलेशनिस्ट और वेलफेयरिस्ट और एक क्या था, रिट्रेटिस्ट। ठीक, ये तीनों जो है टीके वुमेन के अकॉर्डिंग ये हार्मफुल नहीं है सोसाइटी के लिए, लेकिन इसके बाद जो तीन है वो हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। ठीक, तो रिट्रेटिस्ट में क्या है कि ये जो कम्युनिटी है ये अपने आप को पॉलिटिकल एक्टिविटीज से पूरी तरीके से अलग रखते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से पूरी तरीके से अलग रखते हैं, इनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। ठीक, इस प्रकार की सांप्रदायिकता में छोटे धार्मिक समुदाय
स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से अलग रखता है। तो इसमें छोटे राजनीतिक समुदाय जो है वो छोटे धार्मिक समुदाय जो है अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखते हैं। उनको मतलब नहीं होता है कि राजनीति में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या है? रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म। रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म सबसे ज्यादा किस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है? ये मैं कई बार बता चुका हूँ सृष्टि, मैंने बहुत बार बताया कि पहली जो यूनिट है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आपने उस दिन पूछा था, मैंने लास्ट की क्लास में बताया था, हो सकता है आप लीव कर दी उससे पहले। रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहली यूनिट से आ रहा है और आप ये सोचें कि पहली यूनिट पढ़ के आप तो आपका नेट या जेआरएफ हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 45 to 50% जो है वो फर्स्ट यूनिट से आते हैं क्वेश्चन, लेकिन बाकी 45 to 50% जो है 50 to 55% जो है बाकी यूनिट से तो आ रहे हैं ना। तो अगर आप मतलब सोशियोलॉजी में नेट निकालने के लिए आपको 70% कवर करना पड़ेगा कम से कम। 70% से कम है तो आपका नेट भी नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक, वैसे भी बाकी की कैटेगरी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 5-10 नंबर के ही फर्क होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। ठीक, तो अगर आप इस बेस पे चल रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। कटाफ बहुत हाई जा रही है इस बार, जेआरएफ की कटाफ 230 गई थी, अगली बार जो है 235 से रुक जाएगी। यानी कि 80%। सो retaliatory communalism, in this type of communalism people belonging to one religious community attempt to harm, hurt, injure the member of other religious community। तो रिटेलिएटरी में क्या होता है? ये बहुत खतरनाक कम्युनलिज्म है जिसमें एक रिलीजन एक या कम्युनिटी के लोग जो है वो दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी को किसी तरह का हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको हर्ट करने की या इंजर यानी कि उनको मारने की कोशिश करते हैं, ठीक, दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी से। तो ये रिटेलिएटरी मतलब ही होता है कि आप जो है बदला लें किसी से। इस प्रकार की सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समुदाय के लोग दूसरे धार्मिक समुदायों के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने और चोट पहुंचाने और घायल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप सबसे बेस्ट एग्जांपल जो रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म का है वो मॉब लिंचिंग है। मॉब लिंचिंग है, या और भी आप मतलब बहुत सारे एग्जांपल इसमें देख सकते हैं आप। पाकिस्तान का एक केस था, मुझको याद नहीं आ रहा, किसी हिंदू रिलीजन के मानने वाले को मारते थे या ऐसा कुछ, मतलब मुझको केस याद नहीं आ रहा है उसका। तो इस तरह का अगर आप करते हैं कि किसी दूसरे रिलीजन से आप इतना नफरत करते हैं कि उनको हर्ट करने, इंजर करने या हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसको रिटेलिएटरी और रिटेलिएटरी कम्युनलिज्म कहा जाता है। प्रतिशोधी सांप्रदायिकता, हम लोगों को जो है ये जो कम्युनलिज्म या जो वायलेंस होता है वो एक सोशोलॉजिस्ट माइंड से देखना चाहिए, कभी मतलब कम्युनल माइंड से नहीं देखना चाहिए, ये मैं कहने को करूँगा। प्रतिशोधी सांप्रदायिकता, इस प्रकार की सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समुदाय के लोग दूसरे धार्मिक समुदाय के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने, चोट पहुंचाने और घायल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है, एक धर्म के जो लोग होते हैं वो दूसरे धर्म या मतलब दूसरे संस्कृति के लोगों को चोट पहुंचाने या घायल करने की कोशिश करते हैं, उसको
प्रतिरोधी प्रतिशोधी सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो ये बहुत खतरनाक है। टीके उमन ने भी कहा था कि ये बहुत खतरनाक है। इस तरह के बाकी जो तीन मतलब तीन जो हमने ऊपर पढ़े वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सोसाइटी को, लेकिन बाकी जो तीन है उससे प्रॉब्लम है सोसाइटी को, जैसे हमने रिटेलिएटरी में पढ़ा। उसके बाद आता है सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म वन रिलीजियस कम्युनिटी डिसाइडेड टू मेंटेन इट्स कल्चर स्पेसिफिसिटी एंड डिमांड अ सेपरेट टेरिटोरियल स्टेट विद इन द कंट्री। एक कंट्री में आप रहते हुए जो इस तरह का कम्युनलिज्म होता है, इसमें कोई एक कम्युनिटी या कोई एक रिलीजियस ग्रुप अपने आप को अलग करना चाहता है और वो एक डिमांड करने लगता है कि हमको एक स्टेट दे दिया जाए कंट्री में, और हम उसी स्टेट में रह के अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे और वहाँ पे हमारे सारे रूल चलेंगे। जैसे कि कश्मीर कश्मीर के लोग जो है अपना सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, जिसको वो लोग जो है इस्लामिक बेसिस पे चलाएंगे। वैसे तो कश्मीर के लोग तो अलग ही होना चाह रहे हैं इंडिया से, लेकिन फिर भी मतलब अगर वो इंडिया में ही रहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कंट्री में ही आप कोई एक जगह मांगते हैं और उसमें अपने रिलीजन को या अपने जो कल्चर है उसको फॉलो करना चाहते हैं और उस बेस पे चाह रहे हैं कि आपको एक अलग टेरिटरी दे दिया जाए और वहाँ पे आप अपने रिलीजन को फॉलो करें, तो वो क्या है सेपरेटिज्म। जैसे वो बहुत सारे मतलब जो ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं नॉर्दर्न इंडिया में, वो सब जो है सेपरेट एक अपना स्टेट मांगते हैं। जैसे नागालैंड में जो है वो लोग जो नागाज हैं वो एक सेपरेट स्टेट मांगते हैं। हमेशा उन लोग की डिमांड रहती है, बहुत सारे वायलेंस भी हुए उस बेस पे कि जिसमें वो ये कहते हैं कि हम इंडिया के पार्ट तो रहेंगे, लेकिन क्या है हमको एक अलग स्टेट मतलब पूरी तरीके से नागा स्टेट बना दिया जाए जिसमें हम लोग अपना कल्चर जो है वो फॉलो करेंगे। तो इस तरह का अगर डिमांड होती है तो उसको सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म कहा जाता है। इस प्रकार की सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समुदाय अपनी संस्कृत विशिष्टता को बनाए रखने का निर्णय लेता है और देश के भीतर एक अलग क्षेत्रीय राज्य की मांग करता है। देश के भीतर, ये आपको याद रखना है, सेपरेटिस्ट में विद इन कंट्री या देश के भीतर ही वो मांग करता है एक अलग क्षेत्र की, ठीक, या एक अलग टेरिटोरियल स्टेट। ये डिफरेंस है सेसेशनिस्ट से। सेसेशनिस्ट से क्यों डिफरेंस है? सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म क्या करता है, ये कंट्री से ही अलग होना चाहते हैं, ठीक। सेसेशनिस्ट मतलब क्या होता है, सेसेशन ही मतलब होता है पार्ट्स कर देना किसी का, ठीक। सेसेशन मतलब ही पार्ट्स कर देना किसी का होता है। तो ये कंट्री के ही टुकड़े करना चाहते हैं, ठीक। तो ये इनकी जो डिमांड होती है वो अलग कंट्री की डिमांड होती है। अगर आपकी डिमांड जो है अलग स्टेट की हो और विद इन कंट्री हो, अलग क्षेत्र की हो और उसी देश में हो, तो उसको कहा जाता है सेपरेटिस्ट। लेकिन अगर आप अलग देश की मांग करने लगे या अलग कंट्री की मांग करने लगे तो उसको सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनलिज्म a religious community demands for a separate political identity and insists to have separate state, मतलब एक अलग ही कंट्री की मांग करते हैं। स्टेट मतलब कंट्री भी होता है, ठीक है। इस प्रकार की सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समुदाय एक अलग राजनीतिक पहचान की मांग करता है, अपने अलग राजनीतिक पहचान की मांग करता है और एक अलग राज्य के लिए जोर देता है और एक अलग राज्य बनाना चाहता है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल अभी जो है वो खालिस्तान, खालिस्तान का बेस्ट एग्जाम्पल है। लोग जो है खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। जो सिख कम्युनिटी है, खालसा जो कम्युनिटी है, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो ये क्या है, सेसेशनिस्ट कम्युनलिज्म। तो टीके उमर ने यही बात कहा है, of all the above type of communalism the last three categories create problem। तो वही मैंने बताया कि टीके उमर ने जो लास्ट की थ्री कैटेगरी थी उसको उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लमेटिक है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कंट्री में, एंड परपेचुएटिंग कम्युनल राइट्स, और इसकी वजह से कम्युनल राइट्स भी होते हैं। टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, टेररिज्म भी होता है, इंसर्जेंसी भी होती है, ठीक।
उपरोक्त सभी प्रकार की सांप्रदायिकता में अंतिम तीन श्रेणियां सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और उग्रवाद को बढ़ावा देकर समस्याएं पैदा करती हैं। ठीक, ये आतंकवाद, उग्रवाद और दंगे पैदा कर कर समस्या पैदा करती है किसी भी देश में। ठीक, तो लास्ट के थ्री कौन कौन से थे? रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी के बाद क्या था? सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट। ये लास्ट के थ्री जो है ये कंट्री के लिए हार्मफुल है। बाकी जो तीन थे उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपनी रिलीजन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से अलग रखते हैं अपने रिलीजन को तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगर आप जो बहुत छोटे छोटे जो ग्रुप है उनको अपने रिलीजन में जोड़ना चाह रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक यूनिटी ही बढ़ेगी। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल। ये जो है ऑर्थोडॉक्स प्रिंसिपल के बेस पे होता है। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कट्टरवादी होते हैं उनको। ठीक, बेस्ड ऑन इंटॉलरेंस, और इसमें टॉलरेंस नहीं होता है, इंटॉलरेंस होता है। इंटॉलरेंस मतलब आप सहते नहीं है किसी चीज को और उस पर आप जो है दुश्मनी निकलते। ये एक वैचारिक अवधारणा है रूढ़िवादी सिद्धांत के आधार पर, असहनता के आधार पर। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ इंटेंस डिसलाइक टुवर्ड्स अदर रिलीजन। इसमें आप क्या करते हैं कि एक डिसलाइक का प्रोपोगेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमको जो है दूसरे रिलीजन से नफरत करनी चाहिए। अन्य धर्मों के प्रति तीव्र अरुचि का प्रचार, कंसीडरिंग ओन रिलीजन टू बी सुपीरियर, अपने रिलीजन को बहुत सुपीरियर मानते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना। वर्किंग टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन एंड देयर वैल्यूज, तो आप जो है दूसरे रिलीजन को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि मतलब उसको पूरी तरीके से उनके वैल्यूज और उनके रिलीजन को खत्म कर दिया जाए। अन्य धर्मों और उनके मूल्यों के उन्मूलन की दिशा में काम करना। ठीक, उनके जो दूसरे धर्म है या जो दूसरे धर्म के मूल्य हैं उनको खत्म करने की कोशिश करना। Making use of extremist tactics, including use of violence against people belonging to other religion and faith, मतलब जो दूसरे रिलीजन और फेथ के मानने वाले हैं उनके खिलाफ जो है एक वायलेंस क्रिएट करना, ये भी कम्युनलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अन्य धर्मों और विश्वासों से संबंधित लोगों के खिलाफ हिंसा के उपयोग सहित चरमपंथी रणनीति का उपयोग करना। ठीक है, बहुत वायलेंस करना, ये सब भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिलीव दैट फॉलोअर ऑफ सेम रिलीजन हैव कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, कि दोनों आप ये सोचते हैं कि जो हमारे रिलीजन के मानने वाले हैं सबके इंटरेस्ट जो है वो सेम है, या हमारे धर्म के जो मानने वाले हैं उन सबके हित सेम है और बाकी लोगों के हित सेम नहीं है। Believe that follower of other religion to be completely incompatible, antagonist and hostile। दूसरे रिलीजन को आप जो है एक दुश्मन विरोधी मान लेते हैं। ठीक, दुश्मनी एक रख लेते हैं दूसरे रिलीजन के प्रति, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अन्य धर्मों के अनुयायियों में पूरी तरीके से असंगत, विरोधी, शत्रुतापूर्ण मानते हैं। तो ये सब कॉमन सेंस के बेस पे अगर आपको ऑप्शन में देता भी है तो भी आप समझ जाएंगे। Believe that specific interests of a particular community can be promoted by only maintaining a separate identity so that the interests are served better।
अब आप सेपरेट होना चाहते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ये सेपरेटिविस्ट की का कैरेक्टरिस्टिक्स है। टेंड टू बिलीव दैट कम्युनल इंटरेस्ट आर सुपीरियर टू द नेशनल इंटरेस्ट। आप जो है बिलीव करने लगते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के मुकाबले में कम्युनल इंटरेस्ट ज़्यादा जरूरी है। मतलब आप अपने रिलीजन को कंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लगते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनलिज्म की। ये विश्वास करने लगता है कि सांप्रदायिकता हित राष्ट्रीय हितों से बेहतर है, श्रेष्ठ है। Treats citizen of nation not as citizen but as member of particular religion community। तो अगर आप ये मानते हैं किसी नेशन के सिटीजन को, आप अगर भारत में कोई रह रहा है और वो किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो, वो सारे जो मेंबर हैं इंडियन कंट्री के, जो भी रहने वाले हैं, सबको अगर वो इंडियन मानने लगे, ये सब इंडियन सिटीजन है, तो एक तरह का अपनापन वी फीलिंग आएगी। लेकिन वो क्या मानता है, वो दूसरे रिलीजन का मानने लगा। इस तरह से भी कम्युनलिज्म होता है। किसी राष्ट्र के नागरिकों को नागरिकों के रूप में नहीं बल्कि विशेष धार्मिक समुदाय के सदस्यों के रूप में मानता है। नागरिकता के रूप में नहीं मानता है बल्कि किसी दूसरे धर्म के समुदाय के रूप में। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म इट डिमांड सेपरेट नेशन फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में क्या होता है, एक सेपरेट नेशन मांगता है, जैसे हमने सेसेशनिस्ट में पढ़ा है। अपने चरम रूप में ये एक विशेष समुदाय के लिए अलग राष्ट्र की मांग करता है। जैसे पाकिस्तान का जो हुआ वो किसी बेस पे तो हुआ, कम्युनलिज्म के बेस पे ही हुआ। इट लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर। ये शक्ति के दुरुपयोग की ओर ले जाता है। अगर आपके पास बहुत ताकत है तो आप क्या करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड बाय द इलाइट एज टूल फॉर द exploiting the communal identities of the poorer sections of people belonging to their own religion। तो ये जो इलाइट पीपल होते हैं, जो मतलब ज़्यादा पावर रखते हैं किसी भी पार्ट्स में, उसको इलाइट कहा जाता है, जिनके पास मतलब एक अथॉरिटी हो। ठीक, तो वो जो पुअर होते हैं उनको सप्रेस एक्सप्लॉइट करने का एक टूल कम्युनलिज्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। It is engineered by opportunist political and economic interests of group within political parties। तो ये political party जो है अपने इंटरेस्ट के लिए, जो राजनेता होते हैं वो अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। Lastly, it sets the foundation stone of democracy, secularism and national integration। ये जो बुनियादी ढांचा है किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का या नेशनल इंटीग्रेशन का, उसको बर्बाद कर देता है। ठीक, तो ये लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो धर्मनिरपेक्षता है, राष्ट्रीय एकता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक, कुछ टाइम तक तो आपको लगेगा कि बहुत सही चल रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे सब खत्म कर देता है। उसके बाद आता है जजमानी सिस्टम। कम्युनलिज्म यहीं तक था, तो कम्युनलिज्म के जितने पॉइंट थे वो आपको याद रखना है। फिर आता है जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा यजमान, यजमान या जजमान जो भी कहा जाता है। तो इसमें दो लोग होते हैं, एक यजमान होता है, एक कामिन होता है। एक जजमान होता है, या कहीं कहीं किसी जैसे जो ईस्टर्न यूपी या बिहार है उसमें यजमान कहा जाता है। जजमान और कामिन। कामिन कहते हैं जो सर्विस देता हो, और जजमान जो सर्विस लेता हो, मतलब जिसके लिए सर्विस की जा रही है। तो ये एक सर्विस रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। जजमानी सिस्टम क्या है, एक सर्विस रिलेशनशिप है जो कास्ट के बेस पे होता है, और ये बहुत जनरेशन तक चलता आता है। जैसे आपने सुना होगा, हम पता नहीं मतलब आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आपने सुना होगा कि बहुत जब शादियाँ वगैरह होती हैं, अभी तो मतलब ये जजमानी सिस्टम का डिक्लाइन हो चुका है, मतलब बहुत कम, अब इतना प्रचलित नहीं है ये। लेकिन अभी भी मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब शादियाँ वगैरह होती हैं तो कुछ लोग आते हैं पानी भरने, जैसे कहार वगैरह होते हैं वो पानी भरने आते हैं, या मतलब झाड़ू लगाने वाले अलग होते हैं। तो ये अलग अलग कास्ट पे डिसाइड होता है।
और ये मतलब अभी भी चलता है कहीं कहीं, हम लोग के एरिया में तो अभी चल रहा है। मैं तो गोरखपुर से हूँ, तो हमारे यहाँ तो अभी चलता है, जो मतलब अ, शादी वगैरह जब होती है, इवन मुस्लिम रिलीजन में भी अगर शादी होती है तो जो कहार होते हैं वो आते हैं पानी उनी भरने, मतलब पानी का जो भी काम लगता है वो उन्हीं का काम होता है पूरा करना। और जो दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं वो झाड़ू वगैरह करते हैं आगे, ठीक है। तो अभी भी ये चीज़ें चलती हैं। तो पहले ये बहुत ही सिस्टमेटिक लेवल पे चलता था, सारे काम जो है इसी बेस पे होते थे, कास्ट के बेस पे ही होते थे, तो उसी को जजमानी सिस्टम कहा जाता है, ठीक। जजमानी सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्डर, मतलब सोशल ऑर्डर और रूरल इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता था पहले ये जजमानी सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसी पे सारी इकोनॉमी भी टिकी हुई थी। मतलब जजमान जो है जब गवर्नमेंट से सर्विसेज लेते थे तो उनको उसके बदले कुछ ना कुछ देते थे, उस बेस पे सारी इकोनॉमी चलती थी और एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता था। अगर जजमान ने किसी को, किसी कॉमन को कह दिया कि फला काम आप नहीं करेंगे तो वो नहीं करता था, तो इस तरह से एक सोशल ऑर्डर और इकोनॉमी भी मेंटेन रहती थी। तो इसीलिए जजमानी सिस्टम को रूरल इकोनॉमी और सोशल ऑर्डर का बैकबोन माना जाता है, उसके रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ठीक है। जजमानी व्यवस्था को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, माना जाता है नहीं, माना जाता था, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल ऑब्लिगेशन, ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल ऑब्लिगेशन था। ट्रेडिशनल एंड ऑक्यूपेशनल ऑब्लिगेशन मतलब ये जनरेशन से चलता आता था, और ये जो है ऑक्यूपेशनल था, मतलब आप जॉब से रिलेटेड था। तो जो कॉमन होते थे वो, जैसे कोई कॉमन है वो किसी जजमान को सर्व कर रहा है, अब इसका बेटा भी उसी जजमान को सर्व करेगा या उस जजमान के बेटे को सर्व करेगा, तो ये ऑब्लिगेशन होता था। ऑब्लिगेशन मतलब आप इसके बाहर नहीं काम कर सकते, ठीक, आप इसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकते थे, एक सिस्टम बना हुआ था। इन रूरल इंडिया जजमानी सिस्टम इज वेरी मच लिंक विथ कास्ट सिस्टम। तो रूरल इंडिया में जजमानी सिस्टम जो है वो लिंक था कास्ट सिस्टम से, यानी कि जो ब्राह्मण होते थे या जो ऊंची कास्ट के लोग होते थे वो जजमान होते थे, और जो नीची कास्ट जैसे शूद्रा हो गए या वैश्या हो गए वो सब जो है कॉमन होते थे, ठीक। ये परंपरा व्यवसायिक दायित्व की एक प्रणाली है। ग्रामीण भारत में जजमानी व्यवस्था जाति व्यवस्था से बहुत अधिक जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में जो जजमानी सिस्टम था वो जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ जजमानी सिस्टम। द जजमानी सिस्टम इज पार्टिकुलरली जजमानी सिस्टम इज अ पेक्यूलियरिटी ऑफ इंडियन विलेज, भारतीय गांव की एक विशेषता है, मतलब एक क्या कहेंगे उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। अ पर्सन बाय हुम अ ब्राह्मण इज हायर्ड टू परफॉर्म रिलीजियस सर्विस, हेंस अ पैट्रॉन, अ क्लाइंट, ठीक। तो वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, अ पर्सन बाय हुम अ ब्राह्मण इज हायर्ड टू परफॉर्म रिलीजियस सर्विसेज, ठीक। ब्राह्मण को हायर किया जाता था रिलीजियस सर्विस करने के लिए। तो एक पैट्रॉन और क्लाइंट का रिलेशनशिप था इसमें। ऐसा नहीं है कि जजमान जो है वो कोई भी हो सकता था, बॉस कोई जजमान होता था, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो। जजमान जो होता था उसके यहाँ जो रिलीजियस काम होते थे वो ब्राह्मण आके करते थे, एक तरह से वहां पर ब्राह्मण जो है वो कॉमन हो जाता था, ठीक। और उसके यहाँ लकड़ी उकड़ी का कुछ काम लगा तो बढ़ई जो होते थे वो आके वो काम करते थे, ठीक। तो ऐसे सारी चीजें फिक्स थी, ठीक। A person by whom a Brahmin is hired to perform religious services, hence a patron, a client. ये वेबस्टर डिक्शनरी की डेफिनेशन है जजमानी सिस्टम की। तो पैट्रॉन किसको कहेंगे? जजमान को, ठीक। ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको जजमान की जगह पे पैट्रॉन दे। जजमान को पैट्रॉन कहा जाता है और जो कॉमन है उसको क्लाइंट कहा जाता है।
जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव की एक विशेषता है। एक व्यक्ति जिसके द्वारा एक ब्राह्मण को धार्मिक सेवाओं को करने के लिए काम पर रखा जाता है, इसलिए एक संरक्षक एक ग्राहक। ठीक, तो जो संरक्षक कौन हुआ, जो जजमान है, और ग्राहक कौन हुआ, जो कॉमन है। The service relations which are governed by a hereditary tenure are called जजमानी relations। तो एन.एस. रेड्डी ने जो डिफाइन किया है जजमानी सिस्टम को, वो क्या है, द सर्विस रिलेशन, ये एक सर्विस रिलेशन है, विच आर गवर्न बाई अ हेरिडेटरी टेन्योर। हेरिडेटरी टेन्योर मतलब जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है। ठीक, आर कॉल्ड जजमान प्रजा रिलेशन। तो इसमें जजमान और प्रजा रिलेशन की बात की है एन.एस. रेड्डी ने। तो आपको अगर डेफिनेशन याद रखना है तो आप जो है ये की पॉइंट याद रख सकते हैं, जजमान और प्रजा और प्रजा। सेवा संबंध जो एक वंशानुगत, वंशानुगत मतलब वंश से चलता आ रहा हो, एक वंश जो है, जो जजमान होगी और उसकी जो कॉमन होंगे, वो अगली वंश भी उनकी वही सेम करेगी। जो जजमान की वंश होगी वो जजमान बनेगी और जो कॉमन की वंश होगी वो कॉमन बनेगी। तो ये वंशानुगत कार्यकाल होता है, द्वारा शासित होते हैं, जजमान प्रजा संबंध कहलाते हैं। क्लाइंट कहते हैं, जब क्लाइंट किसको कहते हैं, पैट्रॉन कहेंगे, जो जजमान होता है उसको पैट्रॉन कहेंगे। और चूंकि ये जो सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस के बदले वो कुछ लेता है, वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में मतलब वो लोग पैसा तो नहीं देते थे, लेकिन खाने के लिए अनाज वगैरह देते थे। तो इसीलिए जो कॉमन होते थे उनको क्लाइंट कहा जाता था। ठीक, कॉमन को क्लाइंट ही कहा है। जो डिक्शनरी है, रजिस्टर्ड डिक्शनरी में कॉमन को ही क्लाइंट कहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। सेवा संबंध जो एक वंशानुगत कार्यकाल द्वारा शासित होते हैं, जजमान प्रजा संबंध कहलाते हैं। तो ये एन.एस. रेड्डी ने जजमान प्रजा संबंध कह दिया उसको, बस हमने जजमान कॉमन पढ़ा है, लेकिन एन.एस. रेड्डी ने जो है इसको जजमान प्रजा कह दिया। तो ये आपको बस की पॉइंट याद रखना। कॉमन और आल्सो नोन एज प्रजा, कॉमन्स को ही प्रजा कहा है इन्होंने। कॉमन्स को ही प्रजा कहा है इन्होंने, एन.एस. रेड्डी ने। अंडर दिस सिस्टम each caste group within a village is expected to give certain standardized services to the families of other castes. Each one works for certain families or group of families within whom he is hereditary linked. ऑस्कर लेविस ने कहा है कि हर कास्ट जो है वो दूसरे कास्ट को किसी न किसी तरह सर्व करती है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा सुपीरियर और इन्फीरियर की फीलिंग थी, क्योंकि हर कास्ट ग्रुप क्या करता था, मतलब मान लेते हैं चलिए कि एक जो है बढ़ई है, बढ़ई क्या काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। ठीक, तो अब ये जो है ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के लकड़ी के काम की जरूरत जो चीज को पड़ेगी वो यही करेगा, ऐसा नहीं। इसके कुछ जजमान फिक्स होते हैं। अब वो जजमान अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो सकता है, चाहे क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य शूद्रा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उसी को जो है सर्व करेगा और उसके बदले जो है ये जो भी इसको अनाज वगैरह जो भी मिल जाता था वो लेता। ठीक, अब इसको अगर इस बढ़ई को कुछ काम पड़ता है रिलीजियस वर्क के लिए, तो ये इसी ब्राह्मण से काम करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ये बढ़ई जजमान हो गया और ये जो है काम हो गया। तो इस तरह से एक इंटरचेंजेबल रिलेशनशिप हुआ करता था। ठीक है, लेकिन ये रहता था कि जो जिसका काम करता था वो जनरेशन टू जनरेशन वही चलता है। जैसे अभी अगर आपने मतलब विलेज में आप जाके देखेंगे
तो एक होता है कि हमारा जो कहार है वो कौन होगा, तो इस तरह से जो कहार एक जनरेशन को सर्व किया है वही दूसरे जनरेशन को भी सर्व करेगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, उसी को जजमान और कॉमन रिलेशनशिप कहा है। तो ऑस्कर लेविस ने इसी तरह डिफाइन किया है उसको कि हर कास्ट जो है वो दूसरे कास्ट को किसी न किसी से तरह सर्व करती थी, और ये फैमिली रिलेशनशिप होता था और ये जनरेशन के बेस पे होता था। इस प्रणाली के तहत एक गांव के भीतर प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों को कुछ मानकीकृत सेवाएं देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक एक निश्चित परिवार या परिवारों के समूह के लिए काम करता है, ठीक है। तो एक निश्चित परिवार के लिए ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, जिसके साथ वो वंशानुगत रूप से जुड़ा हुआ है। तो वो उसी के साथ काम करेगा जिससे वो जनरेशन टू जनरेशन जुड़ा हुआ है, वंश के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब उसके फादर ने सर्व किया होगा, उसका जो सन है वो सर्व कर रहा है, उसके सन का जो सन होगा वो भी सर्व करेगा। तो इस तरह से एक वंशानुगत होता है। एडवांटेज ऑफ जजमानी सिस्टम, सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन। सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब एक जजमान के पास जो है अगर कोई एक फादर काम कर रहा है, एक जजमान के पास कोई फादर काम कर रहा है, तो इसका जो सन है उसको ऑक्यूपेशन की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उसको पता है कि उसको भी किसी जजमान को सर्व करना है। तो यहाँ सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन हुआ करती है, आपको एक सिक्योरिटी है ऑक्यूपेशन की, कि मतलब एक सिक्योरिटी दी जाती थी कि आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी। ऑस्कर लेविस का की पॉइंट क्या होगा बता रहे हैं। ऑस्कर लेविस का बहुत की पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए, आप ये याद रखिए कि हर कास्ट जो है यहाँ पे each caste group within a village is expected to give certain standardized services to families of other caste। तो each caste group आप जो है उसको रख सकते हैं कि हर कास्ट जो है वो दूसरी कास्ट को किसी न किसी तरीके से सर्व करते हैं। तो ये आपका की पॉइंट हो सकता है। तो एडवांटेज हम लोग कर रहे थे, एडवांटेज ऑफ जजमानी सिस्टम। तो इसमें सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन होता है, मतलब जो आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड आपकी सिक्योरिटी होती है कि किस आपको मतलब काम के लिए ढूंढना नहीं है, काम ढूंढना नहीं है, बल्कि ये बाय बर्थ आपका तय होता है कि आपको वहीं पे काम करना है, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे होती है, जजमान जो है अपने कामिन की हर जरूरत को पूरा करता था, जजमान अपने कामिन की हर जरूरत को पूरा करता था, कोई भी जरूरत हो, पैसे से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, शादी ब्याह में भी मदद करता था। तो इस तरह से इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होती थी, ठीक। वो अपने जजमान से ही पैसे लेते थे, या मतलब जो भी गुड्स या जो भी मतलब जिस भी फॉर्म में उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए होती थी उसी फॉर्म में लेते थे, ठीक। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। तो सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन हो गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया। क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता था जजमान और कामिन के बीच में, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज एंड इंटीमेट रिलेशनशिप होता था दोनों के बीच। क्लोजनेस बहुत ज्यादा होती थी जो जजमान और कामिन होते थे उनके बीच में। तो ये भी एक एडवांटेज था। पीसफुल लिविंग मतलब सब जैसा मतलब फिक्स है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और पूरा एक पीस बना हुआ है, किसी का कोई झगड़ा नहीं। मतलब कि आप एक ऑक्यूपेशन के लिए झगड़ा नहीं कर सकते ना कि मैं ये काम करूंगा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पहले से फिक्स है, वन से चला आ रहा है वो चीज। व्यवसाय की सुरक्षा, मतलब आपको व्यवसाय नहीं ढूंढना है, आपका व्यवसाय फिक्स होता है जन्म से ही। आर्थिक सुरक्षा, जजमान जो है वो कॉमिन को आर्थिक सुरक्षा प्रोवाइड करते थे, मतलब उनको आर्थिक सुरक्षा हर लिहाज से उनको मदद करते थे आर्थिक तौर पे। करीबी और अंतरंग संबंध, मतलब बहुत करीबी संबंध हुआ करता था जजमान और कॉमिन के बीच में। शांतिपूर्ण जीवन, और ये जब सिस्टम था तो उस वक्त बहुत शांतिपूर्ण जीवन था, क्योंकि सारी चीजें फिक्स थी, कौन क्या करेगा कैसे करेगा, ठीक है।
किसी को ज़रूरत पड़ी कि मतलब लोहे की कुछ चीज़ बनानी है तो अपने लोहार को बुला लिया, वो आके बना के चला गया। ठीक है, इस तरह से बहुत पीसफुल माहौल, शांतिपूर्ण जीवन चल रहा था। डिसएडवांटेज ऑफ जिस्मानी सिस्टम, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखता हूँ। सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो ये क्या था? सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था। सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि पूरा दिन वो काम कर रहा है कॉमिक, लेकिन उसको क्या है, शाम में क्या मिल रहा है उसको? खाली इतना मिल रहा है कि वो अपना खाना खा सके सामने जाके। मतलब आपने पूरा दिन काम करवाया जजमान ने, और शाम में उसको जो है 2 किलो आटा दे दिया कि जाके इसको बना के खा। इस तरह से सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, मतलब उससे बहुत काम करवाते थे और उसके बदले में जो है वेज जो था वो बहुत कम दिया जाता था, क्योंकि वो वेज के नाम पे नहीं दिया जाता था ना। वो मतलब एक ये था कि अगर जजमान कामिन के यहाँ कामिन जो है वो जजमान के यहाँ काम कर रहा है, तो कामिन का काम है कि वो उसको खाना प्रोवाइड करे, कि उसको फूड प्रोवाइड करे। तो फूड के तौर पे उसको दे दिया कि ठीक है जाके ये बना के खा लेंगे। अब वो सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है कि उसकी क्या इच्छा है खाने की, क्या नहीं, इससे मतलब नहीं है। आपके पास जो है आपने उठा के दे दिया कि ये जाके खा लो, ठीक। और कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं इसका भी कोई हिसाब नहीं था। ऐसा नहीं कि आपने 2 घंटा काम कराया है तो 2 किलो चावल देंगे, 4 घंटा कराया है तो 4 किलो देंगे, तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ठीक है, एक तरह का सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण का स्रोत है। फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की फीलिंग हुआ करती थी। जो जजमान होते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, और जो कॉमिन थे वो अपने आप को दबा कुचला ही मानता था। ठीक, श्रेष्ठता और हीनता की भावना थी। जो कॉमिन थे वो बहुत हीनता की भावना लेकर काम करते थे, ठीक। और जो जजमान थे वो बहुत श्रेष्ठता, जैसे मतलब एक वो रहता है कि जब भी काम करवाते हैं उनसे, तो ऐसा नहीं कि मतलब वो मना कर सकता है काम करने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा रहता था कि अगर उन्होंने बोल दिया है तो आपको करना ही करना है, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो एक तरह की श्रेष्ठता होती है। अगर किसी जजमान को काम है, सपोज करिए लकड़ी का काम है, अगर उसने आके बढ़ई से बोल दिया बढ़ई का मन नहीं करने का, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका जजमान है। तो एक तरह का यहाँ पे श्रेष्ठता भी थी, एक्सप्लॉयटेशन भी था, और इंफीरियरिटी मतलब हीनता की भावना भी थी। मतलब आप दब के काम कर रहे हैं लेकिन आपको करना है। इम्पेडिमेंट टू ऑक्यूपेशन एंड सोशल मोबिलिटी, मतलब कि आप उसी ऑक्यूपेशन पे लगे हुए हैं, मतलब उस ऑक्यूपेशन को छोड़ नहीं सकते, और सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। मतलब अगर मैं जो है जजमान के यहाँ नहीं काम करना चाह रहा हूँ, मैं दूसरा काम करना चाह रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं था, सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं थी। आपको वही ऑक्यूपेशन करना है जो आपके दिया गया है। एक जो लोहार है वो लोहे का ही काम करेगा, अगर उसको मतलब दूसरे काम में इंटरेस्ट है तो नहीं कर सकता, वो लोहे का ही काम करेगा, ठीक। तो ये इम्पेडिमेंट टू ऑक्यूपेशन एंड सोशल मोबिलिटी। व्यवसायिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधा, ठीक। एक बाधा बनते थे ये लोग। हाँ, ये जजमानी सिस्टम एक बाधा था कि मतलब आप जो है, जो आपका कास्ट के हिसाब से जो काम फिक्स है वही आप करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। सपोर्टेड बाय कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम के जरिए सपोर्ट होता था, ये भी एक डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम में ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक जाति व्यवस्था द्वारा समाप्त। तो ये डिसएडवांटेज है उस जजमानी सिस्टम के। डिक्लाइन ऑफ जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम का डिक्लाइन क्यों हुआ? जजमानी सिस्टम का डिक्लाइन क्यों हुआ? द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल के इन्फ्लुएंस की वजह से भी हुआ। मतलब लोग जो है दूसरों की लाइफ स्टाइल देखकर उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने अब जजमानी सिस्टम को छोड़ना चाहा। मॉडर्न एजुकेशन, लोग मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आए, तो मतलब आप लोग नहीं चाह रहे हैं भाई जजमान की खिदमत करना। इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पहले ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं था, वो कहीं जा नहीं सकते थे, तो वहीं पे काम करते थे। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट हो गया तो उनके पास एक ऑप्शन हो गया बाहर निकलने का, अर्बन एरियाज तक जाने का। तो इस तरह से भी
डिक्लाइन हुआ जजमानी सिस्टम का, लीड टू अ डिक्लाइन इन जजमानी सिस्टम। तो ये सब चीजें जो है जजमानी सिस्टम के लिए डिक्लाइन का कारण बनी थी। जीवन शैली का प्रभाव, आधुनिक शिक्षा, मतलब जब आधुनिक शिक्षा आप प्राप्त करने लगे तो आपने जो है जजमानी सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। बेहतर परिवहन और संचार, बेहतर परिवहन और संचार मिला तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव किए तो आप जो है अपने ऑक्यूपेशन को भी चेंज किया और आप जजमान के अंडर काम भी नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये सब जजमानी प्रथा का पतन बना। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अब जो है बार्टर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक, विनिमय की वस्तु, विनिमय प्रणाली अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। अब विनिमय प्रणाली जो है वो लगभग विलुप्त हो चुकी है। विनिमय विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं? बार्टर सिस्टम अगर कहते हैं सर्विस, मतलब अगर आप सर्विस के बदले सर्विस देते हैं, सर्विस टू सर्विस, सर्विस फॉर सर्विस होगा, सर्विस फॉर सर्विस और गुड्स फॉर गुड्स, गुड फॉर गुड्स, ये सब बार्टर सिस्टम में आता है। अगर आप सामान के बदले सामान दे रहे हैं, 1 किलो चावल देकर 1 किलो गेहूं ले रहे हैं, ठीक, तुम हमारी सर्विस करो, हम तुम्हारी सर्विस करेंगे, तो ये सब बार्टर सिस्टम में आ जाता है। ठीक, या गुड्स फॉर सर्विस, या किसी ने सर्विस किया आप उसके बदले गुड्स दे रहे हैं, ये सब बार्टर सिस्टम। तो ये अब लगभग खत्म हो चुका है। सर्विस या सर्विस फॉर गुड्स, आप सामान के लिए ही सर्विस कर रहे हैं, तो ये बार्टर सिस्टम था जो अब खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुका है। उसके बाद आता है कास्टिज्म। कास्टिज्म भी कम्युनलिज्म की तरह का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये विद इन रिलीजन होता है, क्योंकि कास्ट जो है वो विद इन रिलीजन होता है। तो कास्टिज्म में यही है कि अगर आप अपनी कास्ट को सुपीरियर मानते हैं और दूसरी कास्ट के अगेंस्ट आप जो है एक हेट्रेड की फीलिंग रखते हैं, तो ये क्या है? कास्टिज्म। सपोज करिए अगर कोई मतलब कोई इंटरव्यू चल रहा हो और उस इंटरव्यू पैनल में किसी एक एक्स कास्ट का आदमी बैठा हो, और उसके सामने ये पैनल में कोई एक्स कास्ट का आदमी बैठा है और उसके सामने जो है कोई वाई कास्ट का आदमी आके इंटरव्यू दे रहा है, तो अब इसके अंदर अगर कास्टिज्म की फीलिंग होगी तो ये क्या करेगा? इसको निकाल देगा, इसके मार्क्स कम कर देगा और चाहेगा कि इसका नाम। तो ये एक तरह का कास्टिज्म है, आप हेटरेट करने लगते हैं और उनके खिलाफ जो है काम करने लगते हैं, अपने कास्ट को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे कास्ट को इंफीरियर मानते हैं और उसके खिलाफ एक दुश्मनी रखते हैं। सेम वही है कम्युनलिज्म की तरह। कम्युनलिज्म में रिलीजन टू रिलीजन था, यहाँ पे कास्ट टू कास्ट होता है। कास्टिज्म लीड टू द मेंबर ऑफ वन कास्ट टू एक्सप्लॉइट द मेंबर ऑफ अदर कास्ट। ठीक, तो ये कास्टिज्म में क्या होता है? मेंबर ऑफ वन कास्ट एक्सप्लॉइट द मेंबर ऑफ अदर कास्ट, एक कास्ट के मेंबर जो है दूसरे कास्ट के मेंबर को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक, फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के, इन द नेम ऑफ सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी। मतलब कोई अगर मतलब हाई कास्ट का है तो इंफीरियर कास्ट को जो है वो एक्सप्लॉइट करता है, लो कास्ट को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक? तो इस तरह से अगर इस तरह का सिस्टम है तो ये कास्टिज्म है। जातिवाद एक जाति के सदस्यों को श्रेष्ठता या हीनता के नाम पर अपने निहित स्वार्थ के लिए दूसरी जाति के सदस्यों का शोषण करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जातिवाद कहलाता है। वो ये जातिवाद कहलाता है जिसमें एक जाति के लोग जो है दूसरे जाति के खिलाफ एक शत्रुता का भाव रखते हैं और जो है उनसे एक दुश्मनी रखते हैं। ठीक, और उनको दबाने की, कुचलने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? जातिवाद कहा जाता है। तो ये कास्टिज्म है और ये सब वही उसी बेस पे है जैसा कम्युनलिज्म है वैसे कास्टिज्म है, बस कम्युनलिज्म में रिलीजन है और इसमें कास्ट है बस।
बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू आर.एन. शर्मा, casteism is a blind group loyalty towards one's own caste or subcaste which does not cast care for the interest of other caste। ठीक है, तो आर.एन. शर्मा ने कहा कि ये कास्टिज्म जो है ये अपने कास्ट के प्रति लॉयल्टी मतलब वफादारी आप दिखाते हैं या अपने कास्ट की जो सब कास्ट है उसके प्रति वफादारी दिखाते हैं और जो आप केयर नहीं करते हैं दूसरी कास्ट के बारे में। एंड सीक्स टू रियलाइज द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड अदर इंटरेस्ट ऑफ ओन ग्रुप, और आप जो है अपने ही ग्रुप के पॉलिटिकल इकोनॉमिक या सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। जातिवाद अपनी जाति या उपजाति के प्रति एक अंधी समूह निष्ठा है जो अन्य जातियों के हितों की परवाह नहीं करता है और अपने स्वयं के समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य हितों को महसूस करना चाहता है। ठीक है, अपने ही समाज के जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित हैं उस पर फोकस करता है, दूसरे के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से उनसे मतलब नहीं होता। ये आर.एन. शर्मा का कहना है। उसके बाद आता है proletarianization. In Marxism, proletarianization is the social process whereby people move from being either an employer, unemployed, or self-employed to being employed as wage labor by an employer. तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं या मतलब फ्रॉम बीइंग ईदर एन एम्प्लॉयर, अनएम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, आप क्या हैं? या तो एम्प्लॉयर थे पहले। एम्प्लॉयर मतलब आप किसी को अपना जॉब पे रख रहे हैं, आप किसी कंपनी के मालिक हैं और जॉब पे रख रहे हैं दूसरे को। क्या आप अनएम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद ही अपने ही फील्ड में काम कर रहे हैं या अपनी ही कंपनी में काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। टू बीइंग एम्प्लॉयड एज वेज लेबर बाय एन एम्प्लॉयर, आप किसी दूसरी कंपनी में वर्कर बनकर काम करने लगते हैं तो उसको प्रोलेटेरियनाइजेशन कहा जाता है। ठीक, तो पहले आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अपनी ही कंपनी में काम कर रहे थे, या एम्प्लॉयर थे, आप दूसरे को जॉब दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ, किसी कंडीशन की वजह से आपकी कंपनी रुक गई और आपने क्या किया, आप दूसरी कंपनी में आप जाकर जॉब कर रहे हैं एज अ वेज लेबर मतलब डेली वेज आपको मिल रहा है और उसी बेस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरिएट किसको कहते हैं? जो वर्किंग क्लास है। तो प्रोलेटेरियनाइजेशन मतलब आप वर्किंग क्लास बनना। ठीक, तो अगर आप वर्किंग क्लास बनने जा रहे हैं तो उसको प्रोलेटेरियनाइजेशन कहा जाता है मार्क्सियन कॉन्सेप्ट पे। ठीक, सर्वाराकरण कहा जाता है इसको। मार्क्सवाद में सर्वाराकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक नियोक्ता, मतलब वो नियोक्ता थे, मतलब नियुक्त करते थे लोगों को अपने कंपनी में काम करने के लिए, या बेरोजगार थे या नियोजित होने से एक नियोक्ता द्वारा मजदूरी श्रम के रूप में कार्यरत होने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जब अपने एक नियोक्ता थे या आप जो है आपके पास कोई, आप बेरोजगार थे, कोई जॉब नहीं थी आपके पास, और या तो आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड थे, मतलब खुद की ही कंपनी में काम कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, और उसके बाद आपने क्या किया, अपनी कंपनी आपकी डूब गई, आपने क्या किया, या बेरोजगार हैं, आपको जॉब लग गई, तो अभी प्रोलेटेरियनाइजेशन होता है। आपकी कंपनी डूब गई, आप दूसरे कंपनी में जाकर वेज लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक, एक मजदूरी के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उसको सर्वाराकरण कहा जाता है या प्रोलेटेरियनाइजेशन कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये सब पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि इसकी क्या मीनिंग है। ठीक है, Proletarianization is often seen as the most important form of downward social mobility। ये जो है
डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी है। डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी कैसे है? एक आदमी एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर से वो जाके एम्प्लॉय बन गया, वेज लेबर बन गया। ठीक, पहले लोगों को वेज देता था, अब वेज लेबर बन गया, तो ये डाउनवर्ड मोबिलिटी ही हो रही है। ठीक, सरवाराकरण को अक्सर अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता के सबसे महत्वपूर्ण रूप के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता है। अधोमुखी सामाजिक गतिशीलता किसको कहते हैं? वही है। ठीक, आप पहले नियोक्ता थे, ठीक, नियोक्ता थे, अब जो है श्रम मजदूर हो गए, अब मजदूर हो गए, इसी को सरवाहकरण कहा जाता है। उसके बाद आता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट इज द थ्योरी दैट posits the migration of individual into bourgeoisie as a result of their own efforts or collective action। इन्वॉल्वमेंट इसको कहते हैं जब आप बार्जुआ बनते हैं। बार्जुआ कौन है? जो कैपिटलिस्ट क्लास है। ठीक, हमने कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि दो क्लास होती है, एक बार्जुआ क्लास होती है, एक बार्जुआजी क्लास होती है और एक प्रोलिटेरिएट प्रोलिटेरिएट। तो बार्जुआ जो है ये कैपिटलिस्ट थे, जिनके पास कंपनीज थी, जिनके पास ओनरशिप थी, और ये जो है वर्किंग क्लास थी। इसको मैं एकदम सही से समझाता हूँ। हम लोग अभी पढ़ेंगे पीछे, लेकिन पहले हम लोग समझेंगे। बार्जुआजीज और प्रोलिटेरिएट, स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाइएगा आप लोग, वो तो देख लिया जाएगा क्या है स्पेलिंग, बस खाली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। प्रोलिटेरिएट, ये क्या थी? ये कैपिटलिस्ट क्लास थी जिसके पास ओनर ऑफ द प्रोडक्शन, तब इनके पास कंपनीज थी, इनके पास रिसोर्सेज थे, ये कैपिटलिस्ट पूंजीवाद थे। ठीक, ये पूंजीवाद, पूंजीवाद। और ये जो थे ये वर्किंग क्लास या मजदूर, वर्किंग क्लास या मजदूर। ठीक, अब अगर कोई मजदूर जो है अब अगर कोई मजदूर अपनी मेहनत से, अगर कोई मजदूर अपनी मेहनत से, तो मैं ये एरो मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अगर कोई मजदूर अपनी मेहनत से, जब कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा तो क्लास भी ओवर हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5-10 मिनट लगेगा। ठीक, तो अगर कोई मजदूर अपनी मेहनत से या लोगों को साथ मिलाकर वो कैपिटलिस्ट बन जाता है, ठीक, छोटा मोटा कैपिटलिस्ट बन जाता है, तो ये क्या करता है? या तो मिडिल क्लास बन जाएगा, या मिडिल क्लास बन जाएगा, या कैपिटलिस्ट बन जाएगा। ठीक, अगर बहुत ज्यादा पैसे हो गए तो कैपिटलिस्ट बन जाएगा, और नहीं तो मिडिल क्लास बन जाएगा, छोटी मोटी कंपनी खोलकर और उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो अगर मजदूर जो है वो कैपिटलिस्ट बनने की तरफ जा रहा है, ठीक, तो इसको इम्बॉर्जमेंट कहा जाता है। इम्बॉर्जमेंट कहा जाता है। ठीक, अगर कोई मजदूर जो है वो कैपिटलिस्ट बनने की तरफ जा रहा है तो उसको इम्बॉर्जमेंट कहा जाएगा।
और अगर कोई बाजुआ यानी कैपिटलिस्ट जो है वो कंपनी डूबने की वजह से या किसी वजह से वर्किंग क्लास में चला आता है या मजदूर बनने लगता है तो उसको उसको प्रोलिटेरियनाइजेशन कहा जाएगा। प्रोलिटेरियनाइजेशन कहा जाएगा। ठीक। अगर कोई मजदूर जो है वो कैपिटलिस्ट बनता है तो इन्वायरमेंट कहा जाएगा, या मिडिल क्लास बनता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी जो है मिडिल क्लास ही दे देता है इसमें एग्जाम में। तो अगर कोई वर्किंग क्लास यानी मजदूर या प्रोलिटेरिएट वो मिडिल क्लास या कैपिटलिस्ट बनता है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, तो उसको इन्वायरमेंट कहा जाएगा। और अगर कोई कैपिटलिस्ट क्लास वो मिडिल क्लास बनता है या वर्किंग क्लास बनता है यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डूब रहा है वो, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रोलिटेरियनाइजेशन कहा जाएगा। इस तरह से आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं इन्वायरमेंट के डेफिनेशन वगैरह क्या है। थोड़ा सा वैसे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। इन्वायरमेंट इज द थ्योरी दैट पॉजिट्स the migration of individual into bourgeoisies as a result of their own effort or collective action। अब ये चाहे उनके अपने मेहनत की वजह से हो, चाहे लोग एक समूह बनाकर मेहनत करके और एक साथ मिलकर इन्वायरमेंट का प्रोसेस करते हैं, ठीक, बार्जुएजी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहे एक साथ मिलकर कर रहे हैं चाहे उसकी अकेले की मेहनत हो। तो अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बार्जुआ बनने की तरफ जा रहा है, तो वो इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक। बार्जुआवाद वो सिद्धांत है जो व्यक्तियों के प्रवास को उनके स्वयं के प्रयासों या सामूहिक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग में रखता है। मतलब अगर वो पूंजीपति बनने जा रहा है तो उसको बार्जुआमेंट कहा जाता है। ठीक। बार्जुआवाद होगा ये, ठीक है, ये जो हेडिंग है ये बार्जुआवाद है। मध्य वर्ग बनने की प्रक्रिया पारंपरिक रूप से कामकाजी वर्ग के लोगों के मध्य वर्ग में आत्मसात। मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मिडिल क्लास, द assimilation into the middle class of ट्रेडिशनली वर्किंग क्लास। अगर वर्किंग क्लास जो है मिडिल क्लास बनती है तो भी इसको बार्जुआजीज कहा जाएगा। वर्किंग क्लास अगर प्रोलिटेरियन बनती है तो भी इसको इन्वायरमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बनते हैं, एक बैग इतना आगे नहीं जाते हैं कि डायरेक्ट कैपिटलिस्ट बन जाए, तो मिडिल क्लास ही बनते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये देता है कि अगर कोई प्रोलिटेरिएट वो मिडिल क्लास की तरफ जाता है तो उसको कौन सा प्रोसेस कहा जाएगा? उसको तो उसको इन्वायरमेंट कहा जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इन्वायरमेंट और नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रोलिटेरियनाइजेशन। ठीक, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इन्वायरमेंट या बार्जुआवाद और नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रोलिटेरियनाइजेशन, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रोलिटेरियनाइजेशन को सर्वाहकरण। सर्वाहकरण अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो सर्वाहकरण। हिंदी इतनी अच्छी नहीं है इसलिए राइटिंग में कुछ। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो बार्जुआवाद। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बस ये डायग्राम याद रखिए। ऊपर की तरफ जा रहा है तो इन्वायरमेंट या बार्जुआवाद और नीचे की तरफ आ रहा है तो प्रोलिटेरियनाइजेशन या सर्वाहकरण। इसके बाद अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, रूरल का हमारा खत्म हो चुका है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप लोग को पढ़ना तो बताइए, नहीं तो क्लास खत्म करें यहीं। पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाए।
26/4 का PDF अपलोड हो गया है। मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा, अगर नहीं हुआ होगा तो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बबली कुमारी जी की हिंदी में कुछ आप लोग को समझा सकूँ। वैसे हिंदी मुझको उतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रांसलेट करके जो भी कोशिश हो पा रही है। ओपन नहीं हो रहा है, 26 तारीख का PDF ओपन नहीं हो रहा। मैं ठीक है, उसको देख लूंगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो रीअपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रीअपलोड कर दूंगा उसको, आप लोग देख लीजिएगा। और किसी को नोट्स में कोई दिक्कत हो रही हो, या मतलब आज की क्लास में कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, क्योंकि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कल से करते हैं। ठीक है, 26/4 की PDF ना, मैं लिख लेता हूँ। छब्बीस चार यानी परसों की PDF। कल वाली तो आज अपलोड हो गई सुबह में। असल में कुछ कॉन्सेप्ट बच जाते हैं, तो उसको फिर दूसरे PDF में करने की वजह से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सुबह फिर भी अपलोड हो जाता है। और कोई क्वेश्चन आप लोग को करना है? तो सबके साथ यही हो रहा है कि मतलब PDF ओपन नहीं हो रही है? मतलब सब लोग कर लीजिएगा, अगर किसी ने नहीं किया हो तो एक बार करके चेक कर लीजिएगा कि सबके साथ हो रहा है ऐसा कि 26/4 की PDF नहीं ओपन हो रही है। वैसे मैं खुद चेक करके उसको रीअपलोड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, दूसरा एक अनाउंसमेंट ये था कि मॉक टेस्ट जो है वो, मॉक टेस्ट का पेपर, पहले मॉक टेस्ट का पेपर अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको अटेंड करें। ठीक, आपको अनाउंसमेंट में भी बता दिया गया था। गुड नाइट ऑल, थैंक्स। और आप लोग मेहनत करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास, और सिलेबस बहुत जल्दी है। एक तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब पीजी एग्जाम की तरह मतलब लास्ट में नाइट में पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी मैंने जो प्लान बनाया है, बहुत सारे प्लान ऐसे हैं कि मतलब फिर कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे कि कॉन्सेप्ट किससे, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था वो अलग करेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं एग्जाम में। मॉक टेस्ट का ऑप्शन आप जब ऐप खोलेंगी और कोर्स पे जाएंगी, कोर्स में ही आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा मॉक टेस्ट का, उस पे आप जाके अटेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप वो फ़ोल्डर खोलेंगे, उसमें अटेंड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, आप नोट्स का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है आपका, तो मैंने आपको बताया था कि एक बार आप ऐप अपडेट कर लीजिएगा। अगर प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, तो आप एक बार ऐप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं लोग। हाँ, ये एक अनाउंसमेंट और कि कल सैटरडे है, तो सैटरडे में हम लोग का टेस्ट होता था, तो सैटरडे में हम लोग टेस्ट नहीं लेंगे कल। ठीक है, टेस्ट नहीं लेंगे, उसकी वजह ये सिलेबस बहुत वो चल रहा है, पीछे चल रहा है। अभी हम लोग की 4 यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है,
वैसे हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग टेस्ट को संडे में करेंगे। ठीक है? टेस्ट को संडे में करेंगे, 1 घंटे का टेस्ट कर लेंगे, 1 डेढ़ घंटे का। नितेश एक बार प्रोसेस बता दो, क्योंकि अभी मैं अगर लीव कर दूंगा क्लास तो वो आप बता नहीं पाएंगे। यूनिट 2 का टेस्ट होगा संडे में। यूनिट 2 का टेस्ट नहीं हुआ है, वो संडे में यूनिट 2 का टेस्ट होगा, और नेक्स्ट संडे यूनिट 3 का होगा, उसके नेक्स्ट संडे यूनिट 4 का होगा। ऐसे यूनिट वाइज टेस्ट हम लोग करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में एक यूनिट तो हो ही जाएंगे। यूनिट वाइज टेस्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन देखिए, ताकि उससे एक बार आपका रिवीजन हो जाए प्रीवियस ईयर। मार्क टेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया है, वही मैंने बताया। आप एक बार नितेश जी, आप एक बार ऐसा करिएगा कि जो ग्रुप है उस पे मतलब ऐप है, ऐप की चैट में एक बार मैसेज कर दीजिएगा पूरा प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे तो फिर वही बात चल रही है सिर्फ। ठीक। ठीक है, थैंक यू, हम लोग लीव करते हैं क्लास में।